हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 6 कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल एलिट्स। तो यहाँ पे क्या है ना, लैंड ग्रांट्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये हमें कब देखने को मिलता है? अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। सी का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है और बीसी का टाइम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे जो भूमि को दान करने का जो प्रोसेस है ना, ये चीज़ यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो हमारे जो राजा हैं वो किस तरीके से ब्राह्मण्स को, है ना, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दान देना शुरू करते हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में हमें एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? कुछ इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं, जैसे कि स्टोन्स पे भी पाए गए हैं और कॉपर प्लेट्स पे भी पाए गए हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो राजा है वो किस तरीके से भूमि को दान करता था। ये देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो ये इस इंस्टीट्यूशन को डिनोट कर रहे हैं कि हम इसको दान कर रहे हैं ना, ये एविडेंस दिखा रहा है। और दूसरा हम देखेंगे कि ये कॉपर प्लेट है, तो इस पर भी इंस्क्राइब किया गया है कि हम जो भूमि है उसको दान कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसको लिखने का प्रोसेस होता था ना, कि कैसे लिखा जाता था, ये इंस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखे जाते थे। तो जैसे समझिए कि ये एक इंस्क्रिप्शन है और यहाँ पे जो इसका ऊपर का जो पार्ट है ना, मतलब ये आपका संस्कृत पे लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो नीचे का जो कंटेंट है ये आपकी लोकल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से शुरू होती है? ये चीज़ शुरू होती है 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। उससे पहले तो पूरा का पूरा जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत में ही लिखा जाता था। लेकिन हम 7th सेंचुरी की बात क्या देखेंगे कि जो इंस्क्रिप्शन है ना, उसको लिखने का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से हो जाता है। जैसे हम अपनी मैरिजेस कार्ड्स वगैरह में देखते हैं ना, कुछ किसी इन्विटेशन कार्ड में या मैरिजेस कार्ड में देखते हैं, तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है, कुछ श्लोक लिखे रहते हैं ना, कुछ संस्कृत में चीज़ें लिखी रहती हैं। तो उसके बाद नीचे का जो कंटेंट होता है हमारी हिंदी भाषा में लिखा रहता है। तो कुछ इस तरीके के एविडेंसेस देखे गए थे। तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे पहले, लेकिन 7th सेंचुरी के बाद जो है इसका लिखने का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से शुरू हो जाता है। तो लोकल लैंग्वेजेस कौन सी हुआ करती थी? तमिल हुआ करती थी, तेलुगु हुआ करती थी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे अभी प्रभावती गुप्ता के बारे में, है ना। प्रभावती गुप्ता जो है ये कौन है? ये चंद्रगुप्त II की बेटी हैं। गुप्ता डायनेस्टी के एक रूलर थे, बहुत ही प्रोमिनेंट रूलर थे। तो उनकी बेटी है प्रभावती गुप्ता। इसका जो टाइम पीरियड है ये चंद्रगुप्त II का, वो है 375 से 415 सी के समय का। तो उनकी बेटी रही हैं प्रभावती। इनकी जो शादी है वो वकाटका डायनेस्टी में हुई थी। ये डेक्कन के रूलर थे, वकाटका डायनेस्टी रहे हैं एक। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि संस्कृत जो हमारे लीगल टेक्स्ट है ना, वहाँ पे बताया गया है कि विमेंस को जो है ना वो कोई भी अधिकार नहीं होता था जमीन रखने का। तो लेकिन प्रभावती गुप्ता जो है उनके पास कैसे अधिकार हो गया? उन्होंने किस तरीके से जो ज़मीन है वो ग्रांट देना शुरू किया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि प्रभावती गुप्ता जो है वो क्वीन तो थी ही, साथ मतलब ऑलरेडी इसके पास बहुत सारी ज़मीन थी, लेकिन साथ में क्या है, इन्होंने बहुत सारी भूमि दान भी की है ब्राह्मण्स को, गाँव को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। तो ऐसा क्यों? बल्कि संस्कृत टेक्स्ट में लिखा है कि लेडीज़ जो है उनके पास प्रॉपर्टी रखने का भी और प्रॉपर्टी देने का भी कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। तो इस तरीके से जो ये हमें थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी जो है ये नहीं देखने को मिली है, वो इस वजह से। कारण ये हो सकता है कि या तो वो बहुत ज़्यादा रिच थी तो उनके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लागू हुआ करते थे। चंद्रगुप्त II की बेटी थी वो, ठीक है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे एरिया पे एक जैसे इंप्लीमेंट नहीं होते होंगे, ठीक है। कहीं पे कुछ अलग होते होंगे, कहीं पे कुछ अलग होते होंगे। तो हमारे जो हिस्टोरियन बता रहे हैं कि प्रभावती गुप्ता जो है इन्होंने एक्सेस टू लैंड भी किया था और इन्होंने ग्रांट भी किया था, है ना। भूमि रख भी सकती थी, भूमि दे भी सकती थी। क्यों? क्योंकि वो एक क्वीन थी, ठीक है। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये फर्स्ट ऐसी लेडी है जिनके पास इस तरीके के अधिकार हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता रहा है रूरल जो पॉपुलेशन हुआ करती थी, तो अगर वहाँ पे जैसे ब्राह्मण को ज़मीन दे दी है या किसी पीजेंट को दे दी है ना, या किसी कम्युनिटी को या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को दे दी है ज़मीन, तो राजा क्या करता था, उनको कुछ अधिकार देता था कि आप अपने हिसाब से इस एरिया को रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ब्राह्मण को क्या है, अगर कोई ज़मीन दे दी है तो उसको हम अग्रहारा बोलते थे। तो अग्रहारा में क्या होता था कि जैसे राजा जो है वो ब्राह्मण को जो ज़मीन देता था ना, तो उसमें क्या है कि पूरा का पूरा अधिकार ब्राह्मण का हो जाता था। और उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो ब्राह्मण को ड्यूज भी देते थे, है ना। और ब्राह्मण अपने हिसाब से वहाँ पे काम करवाता था, ठीक है ना। उसको मतलब ये पूरा का पूरा एरिया क्या होता था, टैक्स फ्री होता था, कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने देखी। आगे हम देखते हैं कि ये जो
लैंड ग्रांट का जो वेरिएशन होता था ना साइज के अंदर, ये डिफरेंट डिफरेंट होता था। जैसे क्या है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में लैंड दी है, बहुत ज़्यादा प्लेस उसको दे दी है, तो वो राजा की ये स्ट्रैटेजी हुआ करती थी कि ये मेरी जो ज़मीन है ये बेकार पड़ी है, तो अगर मैं किसी को ये दान में दे दूंगा तो एक ये भी नाम हो जाएगा कि हाँ मैंने ये दान में दी है, दूसरा क्या है कि इसका कल्टीवेशन भी हो जाएगा, ये चीज़ यूज़ भी हो जाएगी। जैसे राजा ने कोई फॉरेस्ट दान में दे दिया है, तो फॉरेस्ट को क्लियर करने के बाद वो जो व्यक्ति जिसको मिली है वो उसको यूज़ कर सकता है, वो उसको फर्टाइल कर सकता है। अगर कोई बैरन लैंड है उसको फर्टाइल कर सकता है, तो कल्टीवेट कर सकता है, तो उसमें क्या होगा कि राजा उससे टैक्स भी कलेक्ट कर सकता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें जो है राजा ये स्ट्रैटेजी उस समय पे अपनाते थे। ठीक है, हमारे जो हिस्टोरियन है उन्होंने ये भी बताया है कि राजा क्या है अपनी पावर भी दिखाने के लिए करते थे। जैसे अभी एक तो बात यह है कि राजा के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो वो दान कर रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर राजा ने जो चीज़ दान कर दी है, तो जैसे सामंत जो होते थे, जो एरियाज़ को हेड कर रहे होते थे, तो किसी सामंत को ये फीलिंग ना आ जाए कि मैं राजा बन जाऊं, है ना, या उसको ये घमंड ना हो जाए कि मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है ना, तो मैं राजा की तरह ट्रीट करूं लोगों को। तो इस वजह से क्या है, राजा क्या करता था, उस सामंत की जगह में से ही कुछ जो ज़मीन है वो किसी अन्य व्यक्ति को दे देता था, जैसे कि किसी पीजेंट को या किसी ब्राह्मण को, ताकि फिर क्या होगा कि जो सामंत है वो उसको अपोज करेगा कि ये ज़मीन इसको क्यों दे दी है, क्योंकि ये तो मेरी ज़मीन है। तो राजा जो है यहाँ पे अपनी पावर दिखाता था कि पॉलिटिकल हेड तो मैं ही हूँ, मैं ही राजा हूँ, और मेरे हिसाब से काम यहाँ पे होगा, ठीक है ना, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। तो ये जो पावर दिखाई जाती थी, ये बीच बीच में जो राजा है वो सामंतों को बताते थे, एंड कंट्रोल जो है वो राजा का रहता था। यहाँ पे हम देखेंगे एक टर्म अग्रहारा, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई दिया है। अग्रहारा क्या होता है, ये ब्राह्मण्स को दी हुई जमीन होती थी, और ये लैंड रेवेन्यू, मतलब इसमें कोई भी रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेगा राजा। और उसके बाद क्या है कि जो इवन ब्राह्मण है ना, वो वहाँ के एरिया से ड्यूज कलेक्ट कर सकता था, वहाँ के लोकल पीपल से। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पता कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ एक सोर्स देख लेते हैं, प्रभावती गुप्ता का। तो प्रभावती गुप्ता के बारे में हमने जैसे कि जाना कि ये एक पहली ऐसी लेडी थी जिन्होंने लैंड को ग्रांट भी किया था और लैंड को एक्सेस भी किया था। तो यहाँ पे जो वो लैंड ग्रांट करती हैं वो एक गांव है धनगुना, उसके बारे में बताया गया। ये पूरा का पूरा एक चार्टर है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रभावती गुप्ता है, तो एक गांव है धनगुना, वहाँ के आचार्य हैं एक, ठीक है, उन आचार्य को क्या करती हैं, उनका नाम है चन्ना स्वामी, तो उनको क्या करती हैं, लैंड देती हैं, इसकी गांव की लैंड देती हैं, और उनको बोलती हैं कि तुम इस गांव में जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, उन सब का अधिकार अभी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मतलब तुम ही इसको यूज़ कर सकते हो, और यहाँ के लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो सोल्जर है, जो पुलिस वाला है, वो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, और आपके जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उसको आप ही यूज़ करोगे। कोई चारकोल है, ग्रास है ना, सॉल्ट है, माइंस है, फ्लावर्स एंड मिल्क हैं, ये सारी की सारी जो रॉ मटेरियल्स हैं उस गाँव में जो पाई जाती हैं, वो सारा का सारा अधिकार जो है वो इस ब्राह्मण का ही होगा, या उस गांव के अंडर में ही आएगा। और उसको कोई भी ना तो मेजर ना माइनर कोई भी टैक्स उसको नहीं देना है। ठीक है, तो ये जो चार्टर है ये किसने लिखा है, ये चक्रदास ने लिखाया है, और ये किसने लिखवाया है, ये प्रभावती गुप्ता ने लिखवाया है। ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ मेंशन किया गया है कि कब लिखवाया है ना, कार्तिक मास में लिखवाया है। तो इस तरीके से क्या है ना, ये एक एविडेंस दिखा रहा है कि जो प्रभावती गुप्ता है उसने मतलब ब्राह्मण्स को या किसी गाँव को कैसे जमीन दान करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंड ग्रांट करने का जो प्रोसेस है, ये रिलेशन बताता है कल्टीवेटर्स और स्टेट का। कल्टीवेटर्स कौन है, ये आपके पीजेंट्स होते हैं, और स्टेट जो है आपका राजा है। और बाकी के जो जितने भी लोगों को लैंड ग्रांट की जाती थी ना, जैसे फिशर वोक्स हैं, हंटर गैदर्स हैं, तो उनको इतना मेंशन नहीं किया गया है, उनके लिए इतने डिटेल रिकॉर्ड जो है वो नहीं पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाउन्स एंड ट्रेड। तो टाउन्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि हमारे जो अर्बन टाउन्स थे महाजनपदास, तो 16 महाजनपदास हुआ करते थे। वही यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेड है ये कैसे एक्सप्लोर हुआ, क्यों इतना बढ़ा। तो ये अर्बन सेंटर्स जो है ये ऐसी लोकेशंस पे ही क्यों बनाए जाते थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6th सेंचुरी BC के पास जो है महाजनपदास जो है स्टार्ट होते हैं। तो पहला जो महाजनपद है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था वो था मगधा, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ भी लिया है। तो उसकी कैपिटल थी एक पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिपुत्र कैपिटल थी। उसका क्या है ना, पहली कैपिटल तो उसकी राजगृह थी, लेकिन जो सेकंड कैपिटल उसकी बनती है वो पाटलिपुत्र होती है। जो आपके हर्यक डायनेस्टी के रूलर होते हैं ना, उदयन, वो क्या करते हैं, राजगृह से अपनी कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का जो पुराना नाम था वो था पाटलीग्राम,
तो ये मगध की कैपिटल रही है एक समय पे 4th सेंचुरी BC के आसपास। और यहाँ पे एक जो चाइनीज़ ट्रैवलर आते हैं जिनका नाम होता है हेन सांग, तो उन्होंने जब इंडिया में विजिट किया तो उन्होंने अपने टेक्स्ट वगैरह में मेंशन किया है कि कैसे ये पाटलिपुत्र जो है पूरी तरीके से एक्सप्लॉयट हो चुकी है, रूइन हो चुकी है, और अब वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम रह गई है। ठीक है, पहले बहुत प्रॉस्पेरस हुआ करता था ये एरिया, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम एरिया में ये इसकी बसावट है, जिसको हम पटना बोलते हैं आज की डेट में, बिहार की कैपिटल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि पाटलिपुत्र की जो लोकेशन है ना, ये रिवराइन रूट्स के पास है, उज्जैनी है। यहाँ पे आप एक मैप देखिए पहले, दिस वन, यहाँ पे बताया, देखो ये पाटलिपुत्र की लोकेशन है। ठीक है, ये पाटलिपुत्र जो है ये आपका बिहार में पड़ता है, और ये किसके लिए फेमस था, क्योंकि यहाँ पे जो गंगा वैली और उसकी ट्रिब्यूटरीज निकलती थी ना, तो उसकी वजह से जो रिवराइन रूट्स थे वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट और कन्वर्ट हो जाते थे। और दूसरा आपका ये मथुरा है, मथुरा पहले भी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत फेमस था। और यहाँ से क्या, जैसे इन्होंने ये जो अपना बीच में स्पॉट बना रखे हैं ना, जंक्शन बना रखे हैं कि हम यहीं पे बनाएंगे इसको सेंटर, तो उसके कुछ रीजंस रहते थे। जैसे उज्जैनी है, अगर उज्जैनी को अगर हम लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया कवर करता है। ठीक है, यहाँ से कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। ऐसे मथुरा का भी है। ठीक है, ऐसी पाटलिपुत्र का है, यहाँ से नियर बाई क्या है आपके सी स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बीच में यहाँ पे जो रिवर्स है वो भी आपको क्या है ट्रांसपोर्ट के लिए कम्युनिकेट रहती थी। उसके बाद क्या है आपका फूहर देख लेते हैं। फूहर जो है, जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देखिए, फूहर जो है ये आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, और इसके पास से ही पूरे सी रूट्स स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से क्या है आप चाइना की तरफ ट्रेड कर सकते हो, है ना, साउथ ईस्ट की तरफ ट्रेड कर सकते हो। तो ये ऐसे लोगों ने अपने स्पॉट्स बना रखे थे कि यहीं पे हम अपनी कैपिटल बसाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि कैसे उज्जैनी उस समय पे बोलते थे, आज की डेट में उज्जैन बोलते हैं इसको। ये लैंड रूट्स के लिए बहुत अच्छा था, और आपका जो पाटलिपुत्र है ये रिवराइन रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट एरिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हमने मथुरा देखा ही है, ये आपके कमर्शियल है, कल्चरल है, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, और आज भी मथुरा जो है एक हेरिटेज साइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अर्बन पॉपुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन जैसे आपके किंग्स हैं, रूलिंग एलिट्स जो है, ये किस तरीके से इनका जो ट्रेड का हमें एविडेंसेस मिले हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया पे एक्सकवेशन हुआ है, तो उसे पता लगा है कि ये लोग अपने जो ट्रेड में क्या क्या शामिल करते थे। जैसे पॉटरी बॉल्स मिले हैं ना, ग्लॉसी फिनिश है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिले हैं जो आपके वासेस होते हैं। जैसे हमने फायंस पढ़ा था ना हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो कुछ उसी तरीके की क्ले से बना हुआ ये आपका पॉट है। उसके बाद यहाँ पे जो ये रिच लोगों के शौक होते थे इस तरीके से चीज़ों को लेना, और यहाँ पे क्या है हमें कुछ ऑर्नामेंट्स देखने को मिले हैं, टूल्स हैं, वेपन्स हैं, वेसल्स बर्तन है, फिगुराइन स्टैचूज है ना, ये सारी चीज़ें हमें क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने ट्रेड में यूज़ किया करते थे। तो हमारा जो इंडिया है वो सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बोला जाता था, हमारा ट्रेड इतने लार्ज लेवल पे होता था कि हम बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, और हम बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड को भी अपने देश में इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे, हमारे किंग्स बहुत ज़्यादा रिच थे उस समय पर, तो हम ये कर पाते थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक फिगर देखेंगे, ये आपका क्या है एक स्टैचू है। तो यहाँ पे एक लेडी के बारे में बताया जा रहा है, नागपिया। तो नागपिया ने क्या किया है, ये जो स्टैचू है ये पेडिस्टल स्टैचू है जो कि मथुरा में है, और इसका जो ये लिखवाया गया है ना, इस पर प्राकृत इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो लेडी है ये किसकी वाइफ है, ये आपकी गोल्ड स्मिथ की वाइफ है, धर्मक नाम है उनका। तो उन्होंने ये मेंशन करवाया है कि मैं ये चीज़ क्या कर रही हूँ, दान कर रही हूँ, जिसको क्या है हम एक इंस्क्रिप्शन पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं ये सारी चीज़ें जो है इस इंस्टीट्यूशन को दान कर रही हूँ। तो ऐसे ही कुछ एविडेंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2nd सेंचुरी BC के पास जो है ना हमको वोटिव इंस्क्रिप्शंस जो है ये देखने को मिलते हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शंस जो है ना ये ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जहाँ पे ये डिफाइंड किया गया है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को क्या गिफ्ट दिए जाएंगे। जब ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे तो उस पर क्या है उस व्यक्ति का नाम होगा, उसका ऑक्यूपेशन होगा, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती थी ताकि ये डिफाइंड हो सके कि ये जो गिफ्ट है ये कहाँ से कलेक्ट किया गया है, किसके द्वारा कलेक्ट किया गया है। तो ऐसे ये इंस्क्रिप्शंस पे इसलिए क्योंकि एक तरीके से रिकॉर्ड होता था। इंस्क्रिप्शन क्या है, एक तरीके से रिकॉर्ड्स हैं जिसको हम कई सालों तक जो है देख सकते हैं। आज भी देखो हम इंस्क्रिप्शंस देखते हैं, पढ़ पा रहे हैं हम हिस्ट्री को, तो हमें कैसे पता लगा इंस्क्रिप्शंस पे लिखा हुआ तभी तो यहाँ पे क्या है कि जो आपके टाउन्स के लोग हैं, वॉशिंग फोक्स जो
जो धोबी होते हैं, वीवर्स है ना, जो बुनकर होते हैं, और कारपेंटर्स है, पोर्टर्स है, गोल्ड स्मिथ है, सुनार होते हैं, लोहार होते हैं, है ना, टीचर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, किंग्स होते हैं। ये जो भी दान करते थे वो वोटिव इंस्क्रिप्शंस में लिखवाते थे कि हम ये चीज़ जो है इस इंस्टीट्यूशन को दान कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गिल्ड्स और श्रेणीज बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, गिल्ड क्या है, एक तरीके का जैसे हम कोई इंस्टीट्यूशन बना लें या कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लें या कोई एसोसिएशन बना लें, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जब कोई एसोसिएशन वगैरह बनाते थे तो उसी को उस समय पे गिल्ड बोला जाता था। ये ज़्यादातर जो है ये क्राफ्ट पर्सन बनाया करते थे, क्योंकि इनको क्या होता था, अपना जो सामान बनाना होता था उसके लिए रॉ मटेरियल कलेक्ट करना होता था। तो ज़्यादा रॉ मटेरियल कलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब से लोग भी चाहिए काम करने के लिए, तो तभी तो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए क्या है, ये लोग अपना एसोसिएशन में काम किया करते थे। तो इनको ये फ़ायदा होता था कि अगर एक व्यक्ति अगर कोई क्राफ्ट का काम कर रहा है तो उसको इतना मतलब नहीं जाना जाएगा, इतना कंसिडर नहीं करते थे लोग। लेकिन अगर वो ग्रुप में काम कर रहा है तो उसका जो मटेरियल है वो भी अच्छा बनता था, बहुत सारे वर्कर्स उसमें काम भी करते। तो इसमें क्या है कि जो अपने वर्कर्स का पूरा एसोसिएशन है ना, उसको एक नाम देते थे गिल्ड करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा क्राफ्ट पर्सन यूज्ड अ रेंज ऑफ आयरन टूल्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द अर्बन एलिट्स। तो ये लोग क्या है, टूल्स वगैरह जो बनाते थे जैसे जैसे डिमांड जो है अर्बन एलिट से आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना जो ये टॉपिक है कवर किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।